फाइनेंशियल ईयर खत्म ही होने वाला है और हम सबके मन में टैक्स और इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी भागदौड़ मची है। इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ है चार्टर्ड अकाउंटेंट अनिरुद्ध राठी सर। सो वेलकम सर। यस, थैंक यू। हमारे मनी मैक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस सर, मेरा पहला क्वेश्चन है, मार्च पास आते ही फाइनेंस के बारे में लेकर हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो मार्च एंडिंग के टाइम पे हमें कौन सी फाइनेंशियल चेकलिस्ट तैयार रखनी चाहिए? सी बेसिकली जैसे आप देखोगे अभी वर्ल्ड कप रिसेंटली हुआ है। हाँ। तो मैं मार्च महीने को एक क्रिकेट मैच चल रही है और उसकी लास्ट ओवर जितनी क्रूशल रहती है, हाँ। तो मार्च महीने को वैसे माना जाता है कि इट इज़ लाइक अ लास्ट ओवर ऑफ क्रिकेट मैच। तो इसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, या आपने जैसे बताया कि क्या चेकलिस्ट अब हमारी रेडी रहनी चाहिए। तो फर्स्टली तो एडवांस टैक्स, तो बेसिकली आपको एडवांस टैक्स एडवांस में ही भरना है जिससे आपका इंटरेस्ट बचता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने एडवांस टैक्स भरा है क्या। अब एडवांस टैक्स किसको भरना है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो जिनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर आती है उनको एडवांस टैक्स भरना ज़रूरी है। अब सैलरीड लोगों के बारे में क्या होता है कि उनका टीडीएस ऑलरेडी एम्प्लॉयर कट करता है, तो उनको और कुछ टैक्स भरने को आता नहीं है। लेकिन अगर सैलरी के अलावा और कोई उनका इनकम है, जैसे रेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ या शेयर मार्केट हुआ, उससे उनका अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर आता है तो उनको एडवांस टैक्स भरना ज़रूरी है। लेकिन सर, बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे पता ही नहीं होता कि कितना टैक्स मुझे पड़ सकता है, या इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होता। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सी आपको ईयर एंड में मतलब मार्च में लगभग आपको आइडिया रहती है कि पूरे आर्थिक साल में अप्रैल से मार्च तक हमें सैलरी कितनी हुई है। सैलरी का तो टैक्स ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने कट कर दिया है। अब बाकी इनकम की जानकारी आपको अंदाजे निकालना है। एडवांस टैक्स कभी भी एक्यूरेट नहीं रह सकता, इसलिए आप देखोगे एडवांस टैक्स जो लोग भरते हैं वो लमसम अमाउंट में भरते हैं। कोई ऐसे ऑड अमाउंट में नहीं भरेगा 90,000 280 ऐसे नहीं, वो 1 लाख भर देंगे, 90,000 भर देंगे, क्योंकि वो अंदाज से ही कैलकुलेट करके आपको भरना है। तो आपको एक समरी बनानी है, इतना मेरा सैलरी इनकम है, इतना रेंटल इनकम है जो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं, इतना मेरा शेयर मार्केट से इनकम है, उसमें भी शॉर्ट टर्म इतना, लॉन्ग टर्म इतना। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्री टैक्स कैलकुलेटर आपको दिया हुआ है, जो आप इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सब फिगर्स डाल के आप लास्ट में आपको लायबिलिटी आ जाएगी कि टोटल मान लीजिए 3 लाख का टैक्स आ रहा है, उसमें से 2.5 लाख ऑलरेडी मेरा टीडीएस हो चुका है, तो रिमेनिंग 50,000 के आसपास मुझे लायबिलिटी आने वाली है। तो अकॉर्डिंगली आप 50,000 का एडवांस टैक्स भर सकते हो। इसका फायदा ये है कि जब आप रिटर्न भरने जाते हो जून या जुलाई महीने में, अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा होगा तो आपको 234B और 234C ऐसे 2 सेक्शंस हैं इनकम टैक्स में, इनके अंडर इंटरेस्ट आपको अननेसेसरी लग जाता है। और वो अगर टैक्स लायबिलिटी आपकी बड़ी है, जैसे हमारे एग्जांपल में 50,000 थी, तो उसका 1% पर मंथ, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा पर मंथ एग्जैक्टली, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन हो जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप आपका कैलकुलेशन करके एडवांस टैक्स भर ले। और मैं एक बात सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि 31 मार्च के पहले आप जो भी चालान भरते हो, टैक्स भरते हो, वो एडवांस टैक्स करके काउंट होता है। मतलब लोगों में एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि काफ़ी एडवर्टीजमेंट में या न्यूज़पेपर में आता है कि 15 मार्च ये एडवांस टैक्स की ड्यू डेट है। तो आई अग्री, वो ड्यू डेट है, लेकिन वो लास्ट डेट नहीं है। रिमेनिंग हो सकता है ये पॉडकास्ट देख के भी लोग उनको जग जाए और वो अभी भी एडवांस टैक्स उनका भर ले। तो 31 मार्च के पहले अगर आप भरते हो, दैट विल बी काउंटेड एज योर एडवांस टैक्स ओनली। तो अकॉर्डिंगली आपका 234B का इंटरेस्ट जो अप्रैल ऑनवर्ड लगता रहता है वो पूरा सेव हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है कि आपको एडवांस टैक्स का चेक करना है। और सिमिलरली एडवांस टैक्स बिजनेसमैन वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे नहीं कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं जो ऑडिट में आते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए, बिल्कुल भी नहीं। जो साधारण छोटे व्यक्ति है जिनका छोटा बिजनेस है, 50 लाख 1 CR का पूरे साल में, उनको भी उनकी लायबिलिटी निकालनी है। और 10,000 के ऊपर टैक्स आ रहा है तो एडवांस टैक्स ज़रूर भरिएगा। 10,000 के नीचे लायबिलिटी है तो आपको एडवांस टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ एक एडवांस टैक्स के बारे में। सेकंड, आपको एक इनकम टैक्स साइट पे लॉगिन करके आपका AIS मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और 26AS, ये 2 फॉर्म्स आपको ज़रूर चेक करने हैं। तो ये फॉर्म्स ये हमें दर्शाता है कि आपका बाकी इनकम कितना है। जैसे आपका शेयर मार्केट से अगर रहा तो आपके डीमैट अकाउंट से ये डिटेल्स ऑटोमेटिक फेच होती है और AIS में पूरा रिपोर्ट होता है। और इतना ही नहीं कि उसमें वो कौन सा स्क्रिप्ट है, मतलब कौन से शेयर्स में या कौन से म्यूचुअल फंड में आपने डील किया है, ये जानकारी दिख जाती है।
इसके अलावा मैंने ये बहुत देखा है एग्जांपल्स कि क्लाइंट्स को पता भी नहीं है कि यहाँ पे उनका अकाउंट है। तो जब हम एज अ सीए उनका रिटर्न फाइल करते वक्त देखते हैं तो हम उनको बताते कि सर आपने तो सिर्फ 2 बैंक अकाउंट दिए हैं, एक्चुअली आपके 5 बैंक अकाउंट्स है। तो वो भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि हम बैंक के नाम के सहित उनको बैंक अकाउंट डिटेल भी बताते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि AIS, TIS या 26AS आपको चेक करना है ताकि आपको क्रॉस चेक हो जाए कि ओके ये डिटेल्स अब मुझे रेडी रखने हैं ताकि मैं मेरे सीए को जून महीने में प्रोड्यूस कर सकूं वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स तो रिटर्न। ये सब इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी होता है। बिल्कुल, मैं एक आसान भाषा में बोलूँ तो ये 2 फॉर्म्स मैंने जो बोले 26AS और AIS, ये आपकी फाइनेंशियल कुंडली है कि इसमें आपके सब जानकारी दिखते हैं। आगे हम और इन्फॉर्मेशन लेंगे ही इस पे, बट लिटरली इसमें आपने क्रेडिट कार्ड का यूसेज अगर ज़्यादा किया होगा तो वो रिपोर्ट होता है, आपने कोई प्रॉपर्टी ली होगी वो रिपोर्ट होता है, परचेस या सेल। शेयर ट्रांजैक्शन का तो अगर आप पूरे साल में कोई एक भी ट्रेड कीजिए, कोई एक भी म्यूचुअल फंड लिया आपने या कोई एक भी सेल किया, वो भी ऑटोमेटिक रिपोर्ट होता है। तो डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी है, इसलिए आपको वो खबरदारी लेनी है, वो क्रॉस चेक करना है। तो ये एक चेकलिस्ट में ज़रूर आएगा कि 26AS एंड AIS आपको वेरीफाई करना ही चाहिए 31 मार्च के पहले। सर आपने अभी क्रेडिट कार्ड के बारे में बोला, तो बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड से खर्च करने में डरते हैं और उनको लगता है कि शायद इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड का इनकम टैक्स से कुछ कनेक्शन है? नहीं, डेफिनेटली कनेक्शन तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका इनकम और आपका क्रेडिट कार्ड का स्पेंड मैच हो रहा है तब तक आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक मैं फैक्ट शेयर करता हूँ कि मेरे खुद के पास नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स हैं, लेकिन मैं ये भी याद से मुझे बताना अच्छा लगेगा कि मैं वो बहुत ही अच्छे से मैनेज करता हूँ। मैनेज मतलब क्या कि बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है जो आपके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स सेव करते हैं, दे आर वेरी सिक्योर। जैसे मैं एक नाम लूँ तो क्रेड ऐप है जो कि काफ़ी रेप्यूटेड है, जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स जैसे ही जनरेट होते हैं वो ऑटोमेटिक उसमें सेव कर देता है। तो उनका बेनिफिट ये है कि आपका पेमेंट की डेट मिस नहीं होती है। तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते वक्त आपको ये एक बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना है कि आप कोई पेमेंट की डेट मिस ना करें, क्योंकि आप डेट मिस करें तो एक तो आपका सिबिल स्कोर अफेक्ट होता है वो अलग, और इंटरेस्ट रेट अगर मैं आपको बताऊं क्रेडिट कार्ड जो बैंकर्स है वो 45% तक का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अगर आप डिले करते हो तो आप कैशबैक या रिवॉर्ड के चक्कर में कुछ 100-200 रुपए कमाओगे और यहाँ पे आपको हजारों रुपए जाएंगे। तो आपको डेट मिस नहीं करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट 10 लाख के ऊपर अगर आपका क्रेडिट कार्ड का यूसेज या पेमेंट हो जाए पूरे साल में तो आपका रिपोर्टिंग जैसे मैंने कहा AIS में वो दिख जाएगा और वो बकायदा प्रॉपर दिखता है। जैसे SBI कार्ड्स हो, HDFC कार्ड हो, प्लस वो वहां पे अमाउंट भी दिखाता है कि आपने पूरे साल में SBI का क्रेडिट कार्ड का समझ लो 12 लाख का रीपेमेंट किया है। अब क्वेश्चन कहाँ रेज होता है कि अगर आपने 12 लाख का क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो क्या आपका उतना इनकम है? क्योंकि आपका इनकम है तभी तो आप स्पेंड कर पाओगे। तो अगर आप ITR भर रहे हो 5 लाख 6 लाख का और क्रेडिट कार्ड का यूसेज कर रहे हो 15-20 लाख का, तो डेफिनेटली नोटिस को आप वेलकम कर रहे हो। तो ये आपको प्लानिंग करना है। लोग क्रेडिट कार्ड में गड़बड़ कहाँ करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कॉल करते हैं आपको कि मुझे फ्रिज लेना है, LED लेना है, HDFC आईफोन लेना है। और आईफोन तो मैंने मैक्सिमम देखे EMI पे ही लोग लेते हैं, कंसिडरिंग प्राइस ऑब्वियसली। तो जब वो विजिट करते हैं कोई शोरूम तो उनको बताया जाता है HDFC कार्ड पे है। तो अब मैं चेक करता हूँ यार मेरे पास तो है नहीं, चलो मेरे फ्रेंड के पास है, और मैं मेरा कार्ड उनके यूसेज के लिए देता हूँ। सी ऑनेस्टली किसी को हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर ये काफी फ्रिक्वेंटली करते हो तो ये आपके लिए डेफिनेटली खतरा होता है। और ये रिसेंटली मैंने एक केस की है जिसमें उस बंदे का इनकम था केवल 5 से 6 लाख साल का, और उसका क्रेडिट कार्ड अगर आप देखो जो कि AIS में भी दिख गया, यू वोंट बिलीव उसने 42 लाख का क्रेडिट कार्ड यूसेज किया था। और ये फैक्ट फिगर से। तो उसने किया क्या था, वो फ्रेंड्स रिलेटिव्स का तो वो करता ही था, और वो नॉमिनल आईफोन बुकिंग करता था खुद के क्रेडिट कार्ड से, तो उसको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे, और पर आईफोन के पीछे उसको हार्डली 200 से 250 रुपए मिलते थे। तो उसने इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस घुमाए, अननेसेसरी उसने नोटिस को इनवाइट किया, और वो नोटिस को हम टैकल करते करते सच में मेंटली प्रेशर तो आता ही है। सी एट द एंड हम प्रूव कर सकते कि वो हमारा उतना इनकम है ही नहीं, तो बट हम नोटिस को इन्वाइट करे ही क्यों? तो ये जो आप अननेसेसरी यूसेज कर रहे हो, बेसिकली आपका इनकम ये लेवल पे हो और आप क्रेडिट कार्ड का यूसेज ये लेवल पे कर रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। क्रेडिट कार्ड इज नॉट मेड फॉर दिस कि आपको अननेसेसरी आप इतना
साइकिलिंग नहीं करना चाहिए क्रेडिट कार्ड से, बट क्रेडिट कार्ड इज अगेन गुड इंस्ट्रूमेंट। अगर आप वो ठीक से यूज करो तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर कैशबैक मिलेंगे, रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा आप दूसरों के लिए स्पेंड ना कीजिए और उसका पेमेंट आपको ड्यू डेट के अंदर करना है। सर अभी 31 मार्च नज़दीक आ रहा है और बहुत से लोग लास्ट टाइम पर जाग जाते हैं और वो सेविंग ऑप्शंस ढूंढने लगते हैं, टैक्स सेविंग ऑप्शन। तो ऐसे लास्ट टाइम वाले लोगों को आप क्या बताएंगे, क्या ऑप्शंस है उनके पास? मैं तो सबसे पहले उनको बताऊंगा कि 1 अप्रैल से अब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो नए फाइनेंशियल ईयर में आप जल्दी से जाग जाइए। भले अभी आप लेट हुए हो तो ठीक है, उसके लिए भी हम आपको ऑप्शंस बता देंगे, बट ये प्रॉपर नहीं है। ये ऐसे ही हुआ कि कल मेरा पेपर है और मैं आज उठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, तो देयर आर चांसेस कि आप उसमें फेल हो जाओ या कम मार्क्स मिले, तो हमें वो वे में जाना ही नहीं है। बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो ईयर एंड के या फाइनेंशियल ईयर के शुरू से ही स्टार्ट होता है, मतलब 1 अप्रैल से वो शुरू होना एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप लास्ट में रश करने में कुछ इसमें दिक्कत क्या होती है कि गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपकी। जैसे मुझे सिर्फ ओल्ड रिजिम बेनिफिशियल है और मुझे अब एटीसी का 1.5 लाख फुलफिल करना है, तो हड़बड़ी में मैं कोई भी गलत इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूंगा या ऐसे ईएलएसएस में डाल दूंगा जिसने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हो। तो ये रश हमें अवॉइड करनी है, इसीलिए इतना मार्च एंड में आप ना जाइए टैक्स प्लानिंग के लिए। आप आपके सीए से या कंसल्टेंट से आप कंसल्ट करके थ्रू आउट द ईयर ही आपको प्लानिंग करना चाहिए। और मैंने मेरे क्लाइंट्स को एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दे रखी है, जो कि ऑलमोस्ट सभी क्लाइंट्स मेरे फॉलो करते हैं, कि अप्रैल जैसे ही स्टार्ट होता है नया फाइनेंशियल ईयर, 5 अप्रैल के पहले ही वो उनके पीपीएफ में पूरा 1.5 लाख पार्क कर देते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि पीपीएफ इज गिविंग यू क्वाइट गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि पूरे तरह से एग्जम्प्ट है। और आप शुरू में ही अगर उसमें डालो 5 तारीख के पहले, तो पूरे साल का आपको ब्याज भी मिलने वाला है, इंटरेस्ट भी मिलने वाला है, जो कि अगेन टोटली एग्जम्प्ट है, टैक्स फ्री है। और इसमें क्या होता है कि ये लास्ट मोमेंट का जो रश होता है वो भी अवॉइड हो जाएगा, क्योंकि सच में हड़बड़ी में आपके डिसीजंस गलत होते ही है। तो इसलिए आपको लास्ट मिनट तक वेट मत कीजिए। और अगर पहले ही इन्वेस्ट किया तो वो टेंशन भी नहीं रहता पूरे साल। एग्जैक्टली, आप फ्री हो जाते हो कि मैंने ऑलरेडी अब 1.5 लाख एटीसी में मैक्सिमम 1.5 लाख मिलने हैं, वो मैंने पार्क कर दिए। हाँ, भले ही अब मैं गुड रिटर्न्स मिलने के हिसाब से मैं और ईएलएसएस में कर दूं, या बाकी भी लिक्विड म्यूचुअल फंड है जो हमें टैक्स की डिडक्शन नहीं देते हैं लेकिन रिटर्न्स काफी ज्यादा अच्छे देते हैं। तो डेफिनेटली आपके दिमाग से वो एक चेकलिस्ट क्लियर हो जाएगी, चलो मैंने इसमें डाल दिया है, खत्म। और काफी लोगों का मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि उन्होंने पीपीएफ या उनकी छोटी डॉटर होने के बाद सुकन्या समृद्धि का अकाउंट तो खोल दिया है, बट दे लिटरली फॉरगेट, मतलब वो भूल जाते हैं उसमें अमाउंट डालना। तो मैं लोगों को बता दूं कि मिनिमम आपको कम से कम 500 रुपीज उसमें डालना है पूरे साल में, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते हो। तो ये आप कहीं ना कहीं अलार्म, आज की डिजिटल दुनिया है, आप अलार्म लगाइए, रिमाइंडर लगाइए, कैलेंडर पे लिखिए, डायरी पे नोट डाउन कीजिए। कहीं ना कहीं आपको रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए कि आपकी जैसे भी एडजस्टमेंट है वो हिसाब से आपको डालना है। अदरवाइज होता क्या है, एक नॉमिनल उसमें पेनल्टी लग जाती है, जो कि हम अवॉइड इजीली कर सकते हैं। ये तो मेरे साथ भी हुआ है, मैंने पीपीएफ का अकाउंट खोला था, एक बार पैसे भरे और दूसरी बार। सर ऑटो डेबिट का भी ऑप्शन होता है, लेकिन होता है, यस। ये ऑटो डेबिट का रिस्क हम लेते नहीं है, तो इसमें कुछ ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे आप एसआईपी सुने रहेंगे, तो एक पर्टिकुलर डेट पे, महीने के 5 तारीख या 10 तारीख को आपके सेविंग अकाउंट में वो डेबिट होते हैं। सिमिलरली आप आपके बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। जैसे मैंने खुद ने मेरे पीपीएफ अकाउंट के लिए कर रखा है कि एवरी 10 तारीख को 10,000 मेरे सेविंग अकाउंट से ऑटोमेटिक पीपीएफ में जाएंगे। मतलब पूरे साल में मैं लगभग 1,20,000 ऑटोमेटिक मेरी इन्वेस्टमेंट हो ही जाती है पीपीएफ में। लेकिन सर ये ऑटो डेबिट सेफ है? एब्सोल्युटली 100% सेफ है ये, क्योंकि हम ही बैंकर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एसआई बोलते हैं उसको, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, जो ईसीएस बोलिए या ऑटोमेटिकली डेबिट होके या अपने अकाउंट में क्रेडिट होते। तो 0% रिस्क है इसमें। इसमें उल्टा हमारे कन्वीनियंस के लिए ये फीचर बैंक ने दिया हुआ है, जिसका हमने लाभ लेना चाहिए, क्योंकि एवरीवन इज बिजी, हम एक्चुअल में काफी बिजी है, तो ये भूलना इसमें कोई गलती नहीं है। इसीलिए तो हम ये वे ऑप्ट कर सकते हैं कि जिस माध्यम से हमें अब ध्यान देना ही नहीं है। लोग एसआईपी प्रेफर करते इसीलिए भी है कि मेरे 10,000, 15,000, 20,000 जितनी की भी एसआईपी हो, ऑटोमेटिकली मेरे मार्केट में लग रहे और मुझे देखने का भी काम नहीं, क्योंकि वो फंड मैनेजर उसका प्रिकॉशन ले रहा है, कौन से फंड में कितने यूनिट्स लेने हैं एंड ऑल। और एसआईपी का और एक बेनिफिट की एवरेज कर रहा हूं मैं, मतलब अप्रैल में मैंने डाले 10,000, मई में फिर से 10,000 डालने वाला हूँ, जून में फिर से,
मई और जून की मार्केट कंडीशन डिफरेंट रहने वाली है, तब अगर मार्केट डाउन है तो उल्टा मैं ये अपॉर्चुनिटी समझूंगा क्योंकि कम रेट में मैं यूनिट्स बाय कर रहा हूँ। तो एसआईपी या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का आप जरूर डेफिनेटली लाभ लीजिए और वो 100% सेफ है। सेफ है। सर बहुत बार ऐसा होता है कि 31 मार्च अब नज़दीक आ रहा है, तो बहुत से लोग फेक रिसिप्ट देकर अपनी इन्वेस्टमेंट मतलब अपना टैक्स सेविंग करते हैं। तो ऐसा करना चाहिए? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वो करते हैं तो वो उनको क्या रिस्क हो सकता है? सी बेसिकली ये गवर्नमेंट ने जो न्यू टैक्स रेजिम लाया ना, इसका सबसे बड़ा मोटो यही था कि न्यू टैक्स रेजिम में वो कोई भी आपको डिडक्शन नहीं दे रहे, क्योंकि 2021-22 से ये ऑब्जर्व किया गया है कि लोग फेक रेंट रिसिप्ट जोड़ के एचआरए का क्लेम ले रहे, फेक डोनेशन रिसिप्ट्स दिखा रहे, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। वी विल नेवर प्रमोट दिस एक्टिविटी, क्योंकि ये टैक्स चोरी ही है एक प्रकार की। और जब कहते हैं ना कि चोर पकड़ा जाता है तो उसको सजा डेफिनेटली मिलनी है। और रिसेंटली ये हुआ भी है काफी लोगों के साथ कि जैसे उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है या कोई ट्रस्ट को डोनेशन दिया है, तो वो डोनेशन फेक रहता है। एक्चुअली वो बैंक एंट्री देते हैं, फिर से वो पास करते हैं वगैरह वगैरह, जस्ट टू क्लेम दैट एटीजी का डिडक्शन। तो इसमें लोगों को क्या हुआ कि जब वो पॉलिटिकल पार्टी और ट्रस्ट पे गवर्नमेंट की नोटिस चली गई या उनकी स्क्रूटिनी हुई, वो सभी डोनर्स को भी नोटिस आए हैं कि आपने ये दिया है, ये जेन्युइन है क्या, ये प्रूफ कीजिए एंड ऑल। और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक अच्छा है कि वो अपॉर्चुनिटी देती है टैक्स पेयर को कि ये अगर हमें ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे आपने कुछ गड़बड़ की है, तो अगर की है तो आप इमीडिएटली अभी या तो रिटर्न रिवाइज कीजिए या ITR यू करके है जो अपडेटेड रिटर्न है। तो काफी लोग को अब ध्यान में आ गया कि अब डिपार्टमेंट थोड़ी नजदीक आई है और देयर आर चांसेस कि हम कैच हो जाए, तो तुरंत अपनी मिस्टेक करेक्ट करके वो डिडक्शन हम हटा दे और जो भी टैक्स आता है वो पे कर दे। क्योंकि आप खुद होके सरेंडर नहीं करोगे गलती करने के बाद भी, तो मैं बता दूं 200% पेनल्टी का प्रावधान है। मतलब मान लीजिए 3 लाख टैक्स आया, उसके डबल 200% मतलब 6 लाख पेनल्टी, तो 3 + 6 9 प्लस उस पे इंटरेस्ट होगा वो अलग। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मानसिक त्रास आपको होगा, जो मेंटल प्रेशर है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये फेक रिसीट्स वगैरह ये इस फंदे में बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। टैक्स प्लानिंग या टैक्स मैनेजमेंट एक अलग बात है और टैक्स चोरी, टैक्स इवेजन ये एक अलग बात है जो कि इलीगल है, टोटली गलत है। शेयर मार्केट में ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो क्या आम आदमी को इसमें हाथ आजमाना चाहिए? ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में एक्चुअल कंडीशन क्या हो रही है कि व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लोग डाल रहे कि ये देखिए मेरे आज का प्रॉफिट जिसमें मैंने 12,000 रुपये कमाए, तो तुरंत मेरा या कोई आम जनता का दिमाग दौड़ने लगता है कि मैंने एक दिन में अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ, चलो मार्केट सैटरडे संडे ऑफ है, फिर भी 20 दिन पकड़ ले हम, तो 20 दिन के तो 2 लाख रुपए महीने के हो गए, प्लस मेरा अलग अर्निंग है वो तो अलग ही। बट वहां पे देखिए, या तो आज की दुनिया में ना स्क्रीनशॉट्स फेक भी रह सकते हैं, और मार्केट में जैसे आपने बताया कि काफी ऑप्शंस है, तो इसमें लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। एक तो इंट्राडे, मतलब क्या, इट इज प्रॉपर ट्रेडिंग, मतलब मैं मार्केट के आवर्स में ही मॉर्निंग 9:30 से 3:30 में बाय करूंगा या इवन सेल करूंगा, और जब वो अकॉर्डिंगली प्राइस अप डाउन हो जाए, मैं उनको वही उसी दिन वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा। इसको कहते हैं इंट्राडे, मतलब सेम डे पे। और एक प्रोडक्ट है या एक इंस्ट्रूमेंट है मैं बोलूंगा मार्केट में, शेयर मार्केट में, जो कि सबसे ज्यादा हाई रिस्क है, दैट इज F&O, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। और मैं आपको एक बताता हूँ कि आपका कोई अगर डीमैट अकाउंट होगा, आप जैसे ही F&O के सेगमेंट में जाओगे, वो ऐप खुद ही आपको अलर्ट दे रहा है कि दिस इज अ रिस्की मॉडल, 100 में से 95 लोगों को लॉस होता है, तो आप सोच समझ के इसमें निवेश कीजिएगा। तो ऑल्दो इट इज सेफ है, या आप बोल सकते हो लीगल है, ये कोई इलीगल नहीं है, बट वो इतनी उसमें वोलेटिलिटी इतनी है, वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है कि इट इज डैम रिस्की। और लोगों को मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि नॉलेज कम है और फिर भी उसमें जंप कर रहे वो, तो जस्ट टू गेन हम उनको क्विक पैसा चाहिए बेसिकली, रातों रात उनको अमीर बनना है। तो ये सपने बस सपने रहते हैं, हकीकत में ऐसे नहीं होता है, उल्टा रातों रात में आपके पैसे जाएंगी ही। और मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ आपको। एक क्लाइंट थे हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और उनकी रिटायरमेंट का उनको काफी कॉर्पस आया, एक लगभग 60 से 70 लाख आए। तो वो मेरे पास हालांकि आए भी थे एडवाइस के लिए कि ये मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो मैंने उनको प्रॉपर ऑप्शन दिए।
कि आप थोड़ा SIP स्टार्ट करो एट दिस एज, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने उनको बोला था सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम है वहाँ पे डाल दो, तो उन्होंने अच्छे से राय भी ली मेरी। लेकिन बाद में सेम उन्होंने लिटरली लोगों के स्क्रीनशॉट देखे और उनको वो दिख गया कि इसमें तो मुझे तो सर बोल रहे उसमें 8-10% ही मिल रहा है, इसमें तो मुझे एक महीने में ही 20-25-30% मिल रहा है। एंड ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन। लिटरली मैं आज बोलता हूँ वो आदमी लिटरली एबनॉर्मल हुआ है, क्योंकि उनको वो एक तो एडिक्शन हो गया है और इसमें और एक प्रैक्टिकली गड़बड़ क्या होती है मैं बताता हूँ। कोई F&O ट्रेड में ना गेन हुआ भी आपको दिखता है, मतलब आपको एक ही दिन में 10,000 कमाए ये आपको दिखा है, लेकिन जो लॉस हुआ है ना वो 50,000, 1 लाख, उसका तो कोई डालेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो इज्जत का भी सवाल है और निगेटिविटी में कौन शो करेगा। तो F&O ये बहुत ज्यादा रिस्की मामला है और जैसे एनालिसिस कहता है 100 में से 95 लोग लॉस में ही है। और मैं जितना F&O के रिटर्न्स भरता हूँ, मेरे पास लगभग 50 एक क्लाइंट है जो F&O में करते हैं। लिटरली मैं बोलता हूँ 47 लोग लॉस के ही है, 3 पीपल आर देयर जो अच्छे गेन में है, वो जो भी एक्चुअली बिजनेस से मान लो वो 8-10 लाख कमाते तो F&O ने उन्होंने एक्चुअली 15-20 लाख कमाए भी है, बट दे आर ना फंडामेंटली गुड, मतलब वो प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करके वो करते हैं, सिर्फ टिप के हिसाब से या किसी का स्क्रीनशॉट देख के या खुद का दिमाग चला के, या फॉर दैट मैटर मैं ऐसे भी कहूंगा कि कुछ आजकल फाइनेंस फ्रीलांसर्स है जो थोड़ी गलत एडवाइस भी दे रहे हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, तो ये इनसे वो भटक रहे हैं। बट आपका पैसा है तो आपको ही वो अलर्ट रहना है और आपको प्रॉपर डिसीजन लेना है, ये सही है या गलत है। जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं होता वो आजकल। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल। और पहले तो ऐसी कंडीशन थी कि वो खुद CA भी नहीं है बट लोगों को दिखा रहे थे कि मैं CA हूँ। बाप रे। बिल्कुल। और रादर पहले तो बहुत मैल प्रैक्टिस होती थी कि पहले फेक स्टैम्प्स वगैरह भी लगाए जाते थे, बट हमारे अब इंस्टीट्यूट ने यूडिन एक कॉन्सेप्ट लाई है, मतलब यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि केवल CA ही जनरेट कर सकता है उसके लॉगिन के थ्रू। तो अब वो फेक प्रैक्टिस तो अब चली गई मार्केट से, लेकिन लोग ऐसे जरूर है अभी, जैसे आपने कहा कि दे आर नॉट क्वालिफाइड, जस्ट उनको व्यूज चाहिए, मोनेटाइजेशन पैसे चाहिए कि मैं ऐसा वीडियो बनूंगा तो ये वायरल होगा, इसमें वो गलत एडवाइस दे रहे हैं, जो कि हमें उनको तो स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे थॉट प्रोसेस को जरूर वहां रोक सकते हैं कि ये कितना सच है, भले ही आप एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेके आगे जाइए। सर, अगर किसी ने इनकम टैक्स में अपनी कमाई दिखाना भूल गए हो तो उनके पास सुधारने का क्या ऑप्शन है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, और ये ह्यूमन से हो सकती है मिस्टेक, इसीलिए डिपार्टमेंट ने आपको 2 अपॉर्चुनिटीज दिए हैं। एक सर्टेन डेट्स तक आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, मतलब ये एक दुरुस्ती इनकम टैक्स रिटर्न रहता है। तो अभी रिसेंटली बजट में इसका भी टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। तो मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ कि पहले हमारी नॉर्मल ITR ड्यू डेट भरने की डेट रहती है जुलाई, और वो अगर आपको आगे ध्यान में आ गया कि ये मिस्टेक हुई और अब मुझे ये रिवाइज करना है, तो उसकी नॉर्मली ड्यू डेट थी दिसंबर तक। एक एग्जांपल लीजिए, अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो अभी क्लोज होगा, तो 31 जुलाई 2026 तक मुझे उसका ओरिजिनल रेगुलर रिटर्न भरना अपेक्षित है। उसमें अगर कोई गलती हो जाए तो आप दिसंबर तक कर सकते थे रिवाइज रिटर्न, अब उसकी ड्यू डेट और 3 महीने से बढ़ा दी है, मतलब आप 31 मार्च तक अब आपका रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। और बहुत लोगों को बहुत देरी से उठते हैं वो, तो हो सकता है कि उनको मार्च तक भी ध्यान में नहीं आया, तो अगेन डिपार्टमेंट ने और एक उनको ऑप्शन दिया है ITR-U, जिसे हम अपडेटेड रिटर्न कहते हैं। उसका रूल ऐसे कि पिछले 4 सालों का ITR-U आप फाइल कर सकते हो। उसके ऑब्वियसली कुछ कंडीशन है जो ऐसे है कि आप इनकम जितना दिखाए उससे कम नहीं ला सकते हो, आपका रिफंड क्लेम रहेगा तो आप बढ़ा नहीं सकते हो। तो बेसिकली ITR-U का पर्पज ये है कि गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू चाहिए, तो अगर कोई गलती है, जैसे इनकम कोई हाइड हुआ है, तो आप वो ITR-U में दिखा के उस पर जो भी टैक्स आ रहा है वो आप पे कर दीजिए, आप फ्री हो जाओगे, मतलब आप नोटिस से बच जाओगे। तो डिपार्टमेंट ने ऑब्वियसली ये कंसीडर करते हुए कि टैक्स पेयर से ये मिस्टेक्स हो सकती है, वो जानबूझ के भी रह सकती है, पर्पसफुली भी कोई हाइड करता है, और जानबूझ या अनइंटेंशनली भी रह जाती है। तो दोनों के लिए ये ऑप्शन है। जब भी आपको ध्यान में आ जाए कि ये मिस्टेक हुई है तो तुरंत करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम में आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो आपको अगर मिस्टेक्स ध्यान में आ जाए तो आप इमीडिएटली करेक्ट कीजिए। आपको 2 ऑप्शंस है, या तो रिवाइज रिटर्न या तो ITR-U। ओके सर, लास्ट मोमेंट में बहुत लोग घबरा जाते हैं और किसी गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो उनको टालनी चाहिए? एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक ऐसी होती है जो कि मैं कहूँगा कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स के एम्प्लॉयज़ या
उनकी गलती नहीं कहूँगा मैं, वो भी उनको भी टारगेट बेस्ड का प्रेशर रहता है। तो सबसे बड़ी गलती होती है कि गलत इंश्योरेंस प्लान चूज करना। अगर आप देखोगे प्रीमियम आप कितना भर रहे हो, उसके अगेंस्ट आपको रिटर्न्स कितना मिल रहा है, प्लस अगर इन बिटवीन कोई घटना दुर्घटना हो जाए आपको सम अश्योर्ड कितना मिल रहा है, ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो हड़बड़ी में ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि आप ऐसी पॉलिसी ले बैठते हो जो टैक्स सेविंग तो आपको दे दिया, लेकिन उसका चाहिए वैसे रिटर्न्स या चाहिए वैसे फल नहीं मिलता है आपको। तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इंश्योरेंस पॉलिसी सोच समझ के लीजिए, उसमें क्या एड ऑन्स है, क्या राइडर्स है, क्या इंपॉर्टेंट है। और एक हड़बड़ी में बात होती है कि मेडिक्लेम पॉलिसी में भी आपको एक्सक्लूसिव एक ऑप्शन रहता है, मतलब क्या कि कुछ डिसीजेस उसमें कवर ही नहीं रहते। या और एक बात रहती है कि वेटिंग पीरियड, मतलब पॉलिसी में ये लिखा गया रहता है कि पर्टिकुलर डिसीज के लिए 2 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो लोगों को ये जानकारी नहीं रहती है। ये हड़बड़ी में, ये गड़बड़ में जो डिसीजन होता है इसी में ये गड़बड़ होती है। तो आप इसीलिए ये लास्ट मिनट का हमें रश अवॉइड करना है। आपको डे 1 से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप कोई एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, लेकिन बिल्कुल आप प्रॉपर नॉलेज लेके ही उसमें जंप करना चाहिए। क्योंकि मैंने ये भी केसेस देखे हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा है, जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उनके माइंड में तो है कि मेरे पास तो बैकअप है इंश्योरेंस लिया हुआ, लेकिन जब वो एक्चुअली वो पॉलिसी क्लेम करने जाते हैं तब उनको इशू फेस करने पड़ते हैं कि सर ये तो इसमें कवर ही नहीं है, ये तो वेटिंग पीरियड है, और इतने छोटे छोटे अक्षरों में पॉलिसीज के रहते हैं और उस पर साइन है, तो आपने तो टर्म्स एग्री किए, तो तब आपको पछताने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। तो इसलिए ये गड़बड़ में राइट इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करना आपके लिए ज़रूरी है। सर, सैलरीड इंसान को फॉर्म 16 तो मिलने का इंतज़ार रहता है, लेकिन उसके पहले उसे कौन से डॉक्यूमेंट्स या रिसिप्ट संभाल कर रखने चाहिए? करेक्ट। फॉर्म 16 तो एक सैलरीड लोगों के लिए एक जान जैसे रहता है, क्योंकि वो एक्चुअली काफ़ी वेट करते रहते हैं, क्योंकि वो जब आएगा तब मैं ITR फाइल करूंगा या मैं मेरे CA के पास वो फॉर्म 16 लेके जाऊंगा। तो नो डाउट लगभग जून महीने में आपको आपकी कंपनी या एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 देते हैं। तो काफ़ी लोग अप्रैल से जून तक कुछ काम करते ही नहीं इस डॉक्यूमेंट का वेट करने के अलावा। तो ऐसा ना करते हुए आपको 2-3 चीज़ें आप मेक श्योर कर सकते हो। जैसे आपको इनकम टैक्स के लॉगिन वेबसाइट पे लॉगिन करना है, वहाँ पे जैसे मैंने कहा AIS ये एक पूरी आपकी फाइनेंशियल कुंडली है। वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें दिख जाती है। जैसे आपने कार परचेस की हो, उस पर शोरूम वालों ने TCS किया हो तो वो दिख जाता है। आपके शेयर्स और म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शंस दिख जाते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूसेज दिखता है, सेविंग, FD, RD इनके इंटरेस्ट दिखते हैं। तो फॉर्म 16 ये सिर्फ सैलरी से मर्यादित है या उसमें सिर्फ सैलरी की इंफॉर्मेशन है, लेकिन सैलरी के अलावा आपका जो भी डिविडेंड इनकम हुआ, ये सब इंफॉर्मेशन की जानकारी आप डेफिनेटली इकट्ठा कर सकते हो। तो फॉर्म 16 नो डाउट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सैलरी लोगों के लिए, लेकिन सिर्फ फॉर्म 16 ही एक ही डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको लगता है। उसके अलावा आप बैंक स्टेटमेंट आपके रेडी रखना एक्सपेक्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट होम लोन है आपका, तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपने बैंक से लेना चाहिए फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। काफ़ी लोग हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, उसका भी ओल्ड रिजिम के अंडर 80E करके एक सेक्शन है जिसका डिडक्शन मिलता है। जितना भी आप ब्याज भरते हो पूरा एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट आपको डिडक्शन मिलता है। और जैसे होम लोन के लिए एक लिमिट है 2 लाख तक का ही, एजुकेशन लोन को तो ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है। मान लो बड़ा लोन है, आपने 7-8 लाख का ब्याज भरा है, पूरा आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर ओल्ड रिजिम। तो ये बाकी जो चीज़ें हैं आप डेफिनेटली रेडी रख सकते हो और रादर रखना चाहिए, ताकि जैसे ही जून महीने में फॉर्म 16 आ जाए आप आपके CA के पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आप आपका ITR की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। सर, इससे ही जुड़कर मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो खुद ही एक्सपर्ट बन जाते हैं और इनकम टैक्स भरते हैं। उनको लगता है कि एक्सपर्ट की फ़ी बचा सकते हैं हम। तो वो कहाँ गलती करते हैं और क्या ऐसा करना चाहिए? सच कहूँ तो मेरे पास अभी में नए में इतने क्लाइंट्स आए हैं, तो इसमें 2 लोग हैं। एक तो खुद होके भरते हैं, तो ये एक बात ऐसी है कि YouTube पे देख रहे हैं आप खुद का ऑपरेशन कर रहे हो, लिटरली ये ऐसी चीज़ है कि YouTube पे कुछ वो दिखाते हैं स्टेप्स। मैं एक ऑनेस्टली बोल देता हूँ, अगर आपका साधारण सिंपल इनकम टैक्स रिटर्न है जिसमें आपको केवल सैलरी का इनकम है, तो नो डाउट आप खुद भी वो ITR भर सकते हो, क्योंकि वो फॉर्म काफ़ी सिंपल है। लेकिन इसके अलावा अगर केस में थोड़ा भी चेंज हुआ, जैसे आपका रेंट इनकम अगर आ गया है, सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड और शेयर्स आया है, तो इट इज़
ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप कोई एक्सपर्ट या सीए की ज़रूर हेल्प ले। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि महंगा जो है वो एक बार रोता है और सस्ता वाला बार बार रोता है। तो आपको महंगाई समझो शुरू में लगेगी कोई सीए की या एक्सपर्ट की ये फी है, एक टाइम आपको मे बी थोड़ा हर्ट होगा, बट जो सस्ते का काम है वो आपको बार बार हर्ट करते रहेगा। और जैसे मैंने कहा अभी रिसेंटली काफ़ी लोग मुझे आए हैं और उनको तब जगते हैं वो जब उनको नोटिस आती है। और जब मैं उनका रिटर्न फाइल का देखता हूँ तो मैंने एक जन को पूछा कि ये आपने कहाँ से भराया, तो उन्होंने बोला ये मेरे सोसाइटी में एक जन रहते जो टैक्स का काम करते। मैंने उनको पूछा यार उन्होंने कितनी फी ली आपकी, तो लिटरली आप अमाउंट सुन के हंसोगे, उन्होंने 200 रुपये लिया था। तो मैंने बोला 200 रुपये में भाई ऐसे ही काम होगा, गलत ही। तो ये लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि आप पूरा नॉलेज लीजिए खुद। नो डाउट आप अगर फाइनेंशियली एक्सपर्ट हो तो आपको इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप सीए से ही भरवाओ। नो डाउट कि कैसे रहता है, ऑडिट के जो केसेस है वो आपको कंपलसरी सीए से ही करने पड़ते हैं, लेकिन ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है आप खुद कर सकते हो। लेकिन आप कितने उसमें एक्सपर्ट हो, आपको कितना नॉलेज है वो आप ज़रूर देखिएगा। या कहते हैं ना हम बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास ही जाते हैं, वैसे ही ये काम है कि हम लोग फाइनेंशियल डॉक्टर ही है, तो आपको इनकम टैक्स या फाइनेंस के बारे में कुछ भी दिक्कत हो तो आपने एक्सपर्ट के पास गया हुआ कभी भी अच्छा। क्योंकि लोग वहाँ पे गलतियाँ करते हैं, ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। बहुत बार वो ये टैक्स एग्जम्पशन होता है वो भी मिस कर देते हैं। इसमें बहुत सारे गलतियां करते हैं वो। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि लोग सिर्फ सैलरी दिखाते हैं उनकी, कि मेरा सैलरी है समझो 9 लाख रुपए का पैकेज, 9 लाख सैलरी, तो अब न्यू टैक्स रिजिम में तो 0 टैक्स आएगा, खत्म। उसमें वो सेविंग का इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस है कि अगर आपका सेविंग का इंटरेस्ट है वो भी आपको इनकम में ऐड करना अपेक्षित है, क्योंकि इंटरेस्ट मिला है आपको। काफी लोग आजकल स्विप इन एफडी करते, मतलब लोगों को ना ये जागरूकता है कि अवेयरनेस है कि अगर मैं सेविंग में ही मेरा अकाउंट बैलेंस पड़ा रहेगा, उसमें मुझे हार्डली 2.5% या मैक्स 3% मिलेगा। वही मैं स्विप इन एफडी में लगा दूं तो मुझे 6.5-7% मिलेगा, जो कि डबल है ऑलमोस्ट सेविंग के इंटरेस्ट से। यहाँ पे तो वो सब काम प्रॉपर कर रहे, लेकिन जब रिटर्न भरने की बारी आती है तो भाई साहब आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो भी तो आपको दिखाना जरूरी है। तो लोग सिर्फ सैलरी उनके दिमाग में है कि बस वही हमारा इनकम है, ऐसे नहीं है। आप जो ब्याज कमा रहे हो, चाहे वो सेविंग का हो, एफडी का हो, आरडी का हो, ये भी आपका इनकम का ही पार्ट है। ये आपको रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस बाकी भी इनकम आपके रह सकते हैं, जैसे डिविडेंड। आजकल लोग म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में भी निवेश करते हैं, उन पे डिविडेंड मिलता है। तो काफ़ी साल पहले डिविडेंड एग्जाम था, लेकिन अब डिविडेंड भी टैक्सेबल है, तो आपको ये डिविडेंड रिपोर्ट करना है। अब होता क्या है, आपने सिर्फ सैलरी दिखा के रिटर्न फाइल किया, तुरंत आपको नोटिस आना ही आना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास है। तो ये, और मैं बता देता हूँ, वहाँ पे कोई भी मैन्युअली चेक नहीं कर रहा है डिपार्टमेंट के, यहाँ पे वो भी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके सिस्टम ऑटोमेटिक नोटिस निकालती है, जो कि उनके लिए बहुत लेस कॉस्टली है। ऐसे भी नहीं, आप काफी लोगों को ऐसे भी लगता है कि चलो क्या मेरे कुछ हजार का टैक्स का इशू आ रहा है तो इतने से अमाउंट के लिए डिपार्टमेंट थोड़ी मेरे पीछे लगेगा। डिपार्टमेंट का कोई भी वैयक्तिक बंदा आपके पीछे पड़ेगा भी नहीं, ये सिस्टम ही नोटिस थ्रो करेगी कि हमारे अनुसार सैलरी आपको 9 लाख है वो तो आपने दिखा दी, लेकिन डिविडेंड 12,000 दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है, सेविंग इंटरेस्ट इतना है, एफडी इतना है, आपने शेयर्स बेचे वो नहीं दिखाया, वगैरह वगैरह। तो ये गलतियां लोग करते हैं कि इनकम्प्लीट रिटर्न, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो ये फैक्ट है कि आधे दिमाग से, आधे नॉलेज से आप कभी भी आगे मत बढ़िएगा। चाहिए वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हो या मनी इन्वेस्ट करना है कहाँ पे, वो मैटर हो। आपको हाफ नॉलेज से आगे जाना नहीं है, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स होते ही है। और फिर अब पछताए क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये ऐसे हो गया कि पछताने से पहले ही आप सावध हो जाइए। जी सही बात है सर। आजकल बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ओल्ड रिजिम में टैक्स भरे या न्यू रिजिम में टैक्स कौन सा चूज करें। तो एक लेमैन की भाषा में आप कैसे समझाएंगे कि किसके लिए क्या बेहतर है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे क्लाइंट पहले ही कॉल करके पूछते हैं। आजकल क्या होता है, कंपनी वालों को हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ता है एम्प्लॉयर को कि हम न्यू टैक्स रिजिम ले या ओल्ड टैक्स रिजिम। तो मुझे काफ़ी कॉल्स आते हैं कि सर कौन सा बेनिफिशियल है मेरे लिए। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। अगर आप ऐसे कर दाते हो जो टैक्स सेविंग के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे एटीसी के अंडर जो भी आते हैं, LIC, PPF, आपका प्रोविडेंट फंड हुआ,
चिल्ड्रन की ट्यूशन फी हुई, ये 1.5 लाख आपको मैक्स मिलता है। ATD के अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम मिलता है, प्लस अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो उनका मेडिकल एक्सपेंस का भी मिलता है। होम लोन आपका अच्छा बड़ा खासा है, तो ये डिडक्शंस आपके काफ़ी है। और मैं एक थंब रूल भी आपको बताना चाहूँगा कि ये डिडक्शन के आप टोटल कीजिए, अगर ये कहीं 4.25 4.5 लाख के आगे जाते हैं तब आप सोच सकते हो कि ठीक है ये ओल्ड रिजिम मुझे बेनिफिशियल हो सकती है। अगर कोई पर्सन के ये सब मिला के 2 लाख ही है, आप आंख ढक के ओल्ड रिजिम को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि अभी 25-26 में उन्होंने न्यू रिजिम को प्रोत्साहित करते हुए उनके रेट्स इतने ज़्यादा चेंजेस किए हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 12 लाख तक के इनकम पर आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कोई भी टैक्स नहीं आता है, क्योंकि आपको एक रिबेट मिलता है। और अगर आप स्लैब्स देखोगे तो जब 24 लाख के आगे आपका इनकम जाएगा तब आपको 30% टैक्स भरना है। वही ओल्ड टैक्स रिजिम में केवल 10 लाख के ऊपर इनकम जाता है तो आपको 30% टैक्स है। तो सिंपल भाषा में आपके डिडक्शंस और टैक्स एग्जम्पशंस अगर ज्यादा है तो आप ओल्ड का विचार कर सकते हो। अगर आप ऐसे कर दाते हैं जो ज्यादा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में बिलीव नहीं करते हैं, मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है मैं PPF में क्या ही करूंगा 7.5-8% इन्वेस्ट करके, उससे अच्छा तो मैं म्यूचुअल फंड करूँ, SIP करो। तो बेसिकली ऐसे अगर आप लोग हो जो टैक्स सेविंग में आपकी ज़्यादा नहीं है इन्वेस्टमेंट, तो आपको न्यू रिजिम कभी भी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि दोनों में अंतर ये है कि ओल्ड टैक्स रिजिम आपको डिडक्शंस देता है और टैक्स हाई रेट से ले रहा है, और न्यू रिजिम में आपको डिडक्शन कुछ भी नहीं दे रहा है, लेकिन जो रेट रखे हैं उन्होंने वो काफ़ी कम रखे हैं। और मेरी एक प्रैक्टिस है कि मैं हर कोई करदाता के लिए कंपलसरी कंपेयर करता हूँ। तो ये मैं यही सुझाव दूंगा कि आप भी रिटर्न फाइल करते वक्त कंपेयर कीजिए, ओल्ड टैक्स रिजिम में कितना है, न्यू टैक्स रिजिम में कितना है, जो बेनिफिशियल है वो ऑप्ट कीजिए। और इसके लिए फ्री टूल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही हमें दे रखे हैं, जो कि आप घर बैठे आप खुद या आपके CA भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। हाँ, सब इनकम डालने के बाद ओल्ड टैक्स रिजिम में इतना टैक्स आ रहा है, न्यू टैक्स रिजिम में इतना टैक्स आ रहा है। तो उसका आप जरूर उपयोग लीजिए, या वो करना ही चाहिए क्रॉस चेक, क्योंकि बाद में हमें रियलाइज होता है कि अरे मैं अगर ये रिजिम में जाता था तो मुझे इतना बचता था एंड ऑल। तो ओल्ड एंड न्यू रिजिम में ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिफरेंस मैंने बताया कि ओल्ड में डिडक्शन मिलते हैं लेकिन टैक्स का रेट ज़्यादा है, न्यू में डिडक्शन नहीं मिलते लेकिन टैक्स का रेट उन्होंने बहुत ज़्यादा कम रखे हैं। लेकिन सर क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब कभी ओल्ड टैक्स रिजिम या कभी न्यू टैक्स रिजिम, तो ये कर सकते हैं? एक सैलरीड लोगों के लिए गुड न्यूज़ या खुशखबरी है कि उनको चाहिए उतने बार वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हर साल उनको वो ऑप्शन दिया गया है। आपको इस साल न्यू बेनिफिशियल है, आप न्यू ले लीजिए। अगले साल समझ लीजिए आपने बड़ा होम लोन लिया है और आपको अब ओल्ड बेनिफिशियल है, तो आप अगले साल ओल्ड कर दीजिए। तो सैलरीड पीपल कैन स्विच एन नंबर ऑफ टाइम्स। आपके लाइफ में आप कभी न्यू ओल्ड आप कर सकते हो। लेकिन बिजनेसमैन के लिए उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन रखा है कि पूरे लाइफ टाइम में आप सिर्फ एक बार स्विच कर सकते हो। तो जिनका बिजनेस इनकम है उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है कि आप चेक कीजिए। आप इसमें तो आप खुद डिसीजन ना ही लो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बिजनेसमैन का माइंड बिजनेस ओरिएंटेड रहता है। तो इसमें आप थोड़ा आपकी CA या टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प लेके ही आप डिसीजन पे लीजिए, क्योंकि रिजिम चेंज का आपको रिस्ट्रिक्शन है। तो ये आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। एक बार आप ओल्ड को स्टिक हो गए तो सिर्फ आपको एक बार अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है स्विच होने वाली, लेकिन आपने एक बार स्विच कर लिया न्यू, आपको आगे न्यू ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो बिजनेसमैन वाले थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए। बाकी जिनको बिजनेस इनकम नहीं है, आपके लिए तो फ्री बर्ड हो, आप कोई भी जो रिजिम आपको बेनिफिशियल है वो आप ले सकते हो एवरी ईयर। सर क्या बच्चों के नाम पर या वाइफ के नाम पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो हम टैक्स बचा सकते हैं? ये क्लबिंग का क्या चक्कर है? पहला तो प्रश्न अगर आपका है कि बच्चों के नाम से या वाइफ के नाम के आप कर सकते हो क्या, तो यस, कर तो सकते हो, लेकिन उसके अब आप टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस सुनोगे तो शायद आप नहीं करोगे क्योंकि नियम ऐसा कहता है कि अगर मैं मेरे वाइफ के नाम पे मेरा ही पैसा उनको गिफ्ट कर दूं और उससे जो उनका इनकम आएगा वो मेरे इनकम में ही क्लब होने वाला है, मतलब क्लबिंग प्रोविजन है। और सेम प्रोविजन इज देयर फॉर माइनर किड्स। मतलब मान लो मेरी छोटी बच्ची है 5 साल की, मैंने मेरा पैसा कुछ उसके नाम पे डाल दिया, उसके नाम से FD की सिंपल एग्जांपल लेते हैं, और FD का इंटरेस्ट जो मिलेगा, अब देखिए वो FD मैंने मेरे वाइफ को या छोटे बच्चे को दे दिए तो FD तो उन्हीं के नाम पे है, इंटरेस्ट जो मिलने वाला है वो भी उन्हीं के अकाउंट में जमा होने वाला है। लेकिन ये 2 लोगों के लिए, और इसमें एक डॉटर इन लॉ भी है, बहू, तो कोई ससुर अगर बहू को भी देता है गिफ्ट तो ये क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगी। तो टैक्स प्लानिंग के हिसाब से
दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो कैन हैपन कि आपने ये किया ही इस मकसद से था कि मेरा ऑलरेडी 25-30 लाख का इनकम है, मैं और एफडी का इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूँ, उस पर मैं 30% टैक्स क्यों पे करूँ, उससे अच्छा मैं ये फंड मेरे वाइफ को गिफ्ट कर देता हूँ, वो एफडी कर देगी और उस पे टैक्स, फिर उसका तो 12 लाख तक तो कोई टैक्स है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ही लोग फंस जाते हैं, अगेन लैक ऑफ नॉलेज, उनको इस सेक्शन के बारे में या क्लबिंग प्रोविजन के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रिकॉशन आपको लेनी है कि क्लबिंग प्रोविजन तो अट्रैक्ट नहीं हो रही है। अब इसको ऑप्शन ये है कि आप भाई बहन को दे सकते हो गिफ्ट, उनमें क्लबिंग प्रोविजन नहीं है। आपके माता पिताजी को दे सकते हो, आप पापा मम्मी को, उनके भी क्लबिंग प्रोविजन नहीं होगी। प्लस आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे 18 साल के प्लस मेजर हो जाएंगे तभी भी क्लबिंग प्रोविजन नहीं होगी। तो बेसिकली थंब रूल या सिंपल रूल, वाइफ को गिफ्ट मत दीजिएगा क्योंकि वो उस पे जो अर्निंग होगी वो आप ही के इसमें क्लब होने वाली है। माइनर बच्चे को भी नहीं करना है अपने को फ्रॉम टैक्स एंगल, और डॉटर इन लॉ को नहीं करना है। बाकी आप आपके रिलेटिव्स को डेफिनेटली ये करके लीगल वे में टैक्स प्लानिंग कर सकते हो क्योंकि ये एक काफ़ी लीगल वे है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा फंड है जिसकी अगर मैं एफडी करूं मुझे इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन मुझे टैक्स भी उस पर 30% भरना पड़ेगा क्योंकि मेरा बाकी इनकम है। इससे अच्छा मैं वो पैसा मेरे रिटायर्ड पापा या मम्मी को गिफ्ट दे दूं। समझो मैंने 50 लाख गिफ्ट कर दिया उनको, वो उनके एफडी करेंगे। इसमें अब दो बेनिफिट है, दो बेनिफिट्स है। एक तो वो सीनियर सिटीजन है तो उनको इंटरेस्ट ज्यादा रेट से मिलेगा और उनकी बाकी कोई इनकम नहीं है या थोड़ी बहुत इनकम है, समझ लो पेंशन है या जो भी है, तो टैक्स उसमें जीरो लगने वाला है, जो यहाँ पे मुझे 30% लग सकता था। इसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग। तो लोग बिना सोचे समझे, बिना पढ़े वाइफ के नाम पे वगैरह करते हैं और वहाँ पे क्लबिंग प्रोविजन में अटक जाते हैं। सर बहुत बहुत बार लोग ऐसे ही करते हैं कि वाइफ पे नाम पे कुछ बिजनेस दिखाते हैं और फिर वो जी टैक्स से छूट ले लेते हैं। तो करेक्ट। सी इसमें फर्क ऐसा है कि ये अगर आप लीगल वे में करो तो इसमें कोई दोष नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि वो बिजनेस या प्रोप्राइटर मैडम या वाइफ को दिखा देते हैं, बट एट द बैक एंड आप खुद ही काम कर रहे हो। तो इसमें वेरियस रीजंस रह सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई एम्प्लॉयड हूँ, मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, सैलरीड हूँ, तो मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है एम्प्लॉयर का कि आप हमारे यहाँ जब तक सैलरीड हो आप और कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो रादर वो एक वो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। तो बिजनेस वाइफ के नाम से करना इसमें कोई गलत नहीं है। तो उसमें वो सोल प्रोप्राइटर रहते हैं, उनका बकायदा रिटर्न भरा जाता है, उनका प्रॉपर जीएसटी नंबर रहता है और आप जस्ट वो वाइफ को वो बिजनेस में हेल्प करते हो। तो इसमें कोई भी ये इलीगल नहीं है बिल्कुल भी। आप डेफिनेटली ऐसा वे कर सकते हो कि आप वाइफ के नाम पे कोई बिजनेस ओपन करके उनका रिटर्न फाइल कर सकते हो। सर लोग इनकम टैक्स की ये जो नोटिस आती है तो उससे बहुत डरते हैं, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें टालनी चाहिए, इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आनी चाहिए इसलिए? ये डरना लाजमी भी है क्योंकि आप देखते हो कि हमारे लेवल पे तो चलो नोटिस आती है, शुरू में वो शो कॉज नोटिस रह सकती है, मतलब आप हमें एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन बिजनेसमैन के केसेस में तो डायरेक्टली रेड्स भी होते हैं। तो ये डरना भी चाहिए क्योंकि अब इसमें नोटिसेस क्यों आते हैं, तो इसमें देखिए आप जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो या तो आपने उसमें कोई इनकम छुपाया हो, फिर वो जैसे मैंने कहा कुछ लोग पर्पसफुली छुपाते हैं, जानबूझ के छुपाते हैं, और कुछ लोगों के दिमाग से वो निकल गया इसलिए। तो या तो इनकम छुपाया आपने तो नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा है। कुछ भी फेक डिडक्शन आपने दिखाया, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिया कि फेक डोनेशन रिसीट, फेक रेंट रिसीट दिखा के आप कर रहे हो, अगेन यू आर अट्रैक्टिंग नोटिस। तो हम उसको हमारे लैंग्वेज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लव लेटर बोलते हैं क्योंकि जो नोटिस आती है वो 143 सेक्शन है इनकम टैक्स का जो चालू है। तो आप लव लेटर को इनवाइट कर रहे हो डिपार्टमेंट के ओर से, तो आपको ये प्रिकॉशन लेनी है। और लास्ट इसमें एक मैं समझता हूँ अभी दिसंबर में ही लोगों को एक मिस्टेक के वजह से बहुत ज़्यादा नोटिसेस आए, जो मैं मुझे अच्छा लगेगा वो मैं शेयर करूंगा। तो कि आजकल आईटी कंपनीज में जो एम्प्लॉयज है उनके ना कुछ फॉरेन के शेयर्स रहते हैं, मतलब आईटी सेक्टर है तो वो कंपनी की फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट भी रहती है, कंपनी ने ही उनको ईसॉप दिए हुए हैं शेयर्स। तो डिपार्टमेंट का एक सिंपल रूल है, आपका फॉरेन असेट्स अगर है वो आपको कंपलसरी डिक्लेयर करना पड़ता है। तो आप एक बात समझ लीजिए तो कि उसकी आप भी जानकारी इनकम मैं अभी टैक्स वही बताने वाला था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी केवल इंडिया तक नहीं लिमिटेड रहे, उनके पास अब ये भी इंफॉर्मेशन पहुंच गई है कि आपके फॉरेन में भी कोई इन्वेस्टमेंट या निवेश है क्या। तो आप बचने का या कुछ चोरी करने का या कुछ छुपाने का वे रहा ही नहीं है। और लोगों ने लिटरली वो नोटिस आने के बाद
इतने ज़्यादा फिर रिवाइज कर दिए या ITRU फाइल करके उन्होंने उनकी मिस्टेक क्लियर कर दी है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, या एक तो इनकम कोई छुपाना नहीं है, फेक डिडक्शन कुछ लेना नहीं है, और मैं तो ऑलवेज कहूँगा आप कोई CA या टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए ही, क्योंकि ITR के भी ना मल्टीपल फॉर्म्स है, जैसे ITR 1, 2, 3, 4। तो लोगों की शुरुआत ही यही से होती है कि भाई फॉर्म कौन सा लेना है, और काफ़ी लोग गलत फॉर्म चूज करते हैं। उनको एक्चुअली भरना चाहिए था 2 या 3, और वो सिंपल ITR 1 भर के उनको लगता है चलो रिटर्न तो फाइल हो गया। बट यही आपको प्रिकॉशन लेनी है कि आप राइट फॉर्म चूज कीजिए ITR का, राइटली इनकम दिखाइए, राइट डिडक्शन दिखाइए, फिर आपको नोटिस आने का कोई चांस नहीं है अगर आप ये सब चीज़ें राइटली कर रहे हो तो। ओके सर, अभी फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, तो हमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के, या अच्छी आदतें कौन सी डालनी चाहिए? बेसिकली एक तो स्टार्ट अर्ली, जैसे हमने शुरू से बोलते आ रहे हैं हम कि लोग मार्च एंड में पता नहीं लास्ट ओवर में ही क्रिकेट के उनको क्यों अच्छा परफॉर्म करना है। आप थ्रू आउट मैच अच्छा परफॉर्म कीजिए, फिर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो 1 अप्रैल से ही आपको स्टार्ट करना है। मैंने जैसे रूल बताया, आप जिनके PPF अकाउंट है, या मैं तो कहूँगा वो काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक एंड है, एंड उसका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा है, और वो एग्जाम्ड भी है। भले ही मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आप पूरा 1.5 लाख उसमें डालो, आप आपके एडजस्टमेंट के हिसाब से डाल दो। कोई 500 डालेगा, कोई 5000, मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक डाल सकते हो। उसका लॉक इन पीरियड कितना होता है? 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है PPF का। बट कंसिडरिंग आर यंग एज, तो 30-40s में भी आप कर सकते हो। 55-60 में रिटायरमेंट में आपको एक अच्छी खासी अमाउंट लाखों में आ जाती है, जो आप आपके बेटों के शादी में बोलिए, या उनके एजुकेशन में, या आपकी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करने के लिए भी आप कर सकते हो। कि हाँ, मैं PPF सीनियर सिटीजन्स को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 60-65 है और 15 साल वेटिंग करना बनता नहीं है। उनके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अलग से गवर्नमेंट ने निकाल रखी है। तो PPF अगर नहीं है तो वो ओपन कीजिए, और 5 अप्रैल के पहले आपको वो अमाउंट पार्क कर देनी है, ताकि आप पूरे साल का इंटरेस्ट का लाभ ले सके। तो ये एक टिप कि आप अर्ली स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टिंग। किसी पे भी ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए। व्हाट्सएप का स्टेटस देखा, इसने एक दिन में 10,000 कमाए, नहीं, उसका आप क्रॉस चेक कीजिए वो बंदा जेन्युइन है क्या। बहुत बार क्या होता है कि कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के कहने पे भी हम आते हैं, और आग ढक के चलो ये बोल रहा है, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसने तो ये तो गलत राय नहीं देगा। मे बी उसका इंटेंशन गलत नहीं भी रहेगा, लेकिन हम इनडायरेक्टली फंस जाते हैं, और अपना हार्ड अर्न मनी हम किसी बोलने पे लगाने से अच्छा आप खुद एक्सपर्ट बन जाओ। और आज की दुनिया ऐसी है कि हम AI से इतना फुलफिल्ड है, और वी आर लकी कि हम थोड़ा सर्च करें ना, हमें थोड़ा नॉलेज आ जाएगा। नो डाउट एक्सपर्ट या क्वालिफाइड को जो नॉलेज है वो लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन एक बेसिक नॉलेज तो आएगा कि हमें आगे जाना है या नहीं। तो किसी पे भी ब्लाइंड बिलीव ना कीजिएगा। देन इंस्टॉलमेंट में आपको भरना है, सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब क्या कि एक ही टाइम पूरा पैसा निवेश मत कीजिए। आपके दिमाग में है, समझ लो मुझे 3 लाख इन्वेस्ट करने हैं, तो आप एक साथ 3 लाख शेयर मार्केट में मत डालिए। आप SIP स्टार्ट कीजिए, 10-10 हजार की SIP, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मार्केट काफी वोलाटाइल है, और अभी वॉर की कंडीशन है, तो आप रोज देख रहे हो कि जैसे आज मेरे ख्याल से अप था मार्केट ओपनिंग में, लेकिन कल ही वो डाउन था। तो इतना वोलाटिलिटी है, और वो कुछ 50-100 पॉइंट से नहीं, वो 500 पॉइंट से, बहुत वेरिएशन से ये हो रहा है। तो आप अगर टप्पे टप्पे से स्टेप बाय स्टेप करोगे, एवरी मंथ 5 तारीख, या आपकी डेट ऑफ बर्थ रख दो 9 तारीख 10 तारीख, उसमें आपका ना एवरेज का आप बेनिफिट ले सकोगे। मतलब आज जो यूनिट्स है, अगले महीने में मार्केट डाउन है तो मुझे ज्यादा यूनिट्स मिलने वाले, क्योंकि कम इसमें मैं ज्यादा यूनिट्स बाय करूंगा। तो आप एवरेजिंग का बेनिफिट ले रहे हो। और एक डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या कि सिंपल भाषा में, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट में आपको सभी अंडे नहीं रखने हैं। सिंपल नॉलेज है, सिंपल लॉजिक है कि अगर वो बास्केट पूरा गिर जाए, जिसमें आपने सभी एग्स गिरे लगाए हैं, तो वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उससे अच्छा आप 5 अलग अलग बास्केट्स में आपके एग्स डिवाइड करो। चलो शेयर मार्केट डाउन हो गया, एक बास्केट डाउन हो गई, ये 4 तो मेरे अच्छे चल रहे, मतलब सोने में थोड़ा एग्जैक्टली आप गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट फॉर दैट मैटर, आप कहीं अच्छी जगह लैंड भी ले सकते हो। आप काफी डेवलपमेंट हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, एयरपोर्ट वाइज बोलो, या रोड वाइडनिंग के वजह से। आप सच में देखोगे 5 साल के बाद वो रियल एस्टेट आपको अनदर लेवल प्रॉफिट दे सकता है। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही यही है। आप थोड़ा FD में भी रखिए, PPF में रखिए, SIP, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, काफी चीजें हैं,
डाइवर्सिफाई कीजिए बेसिकली। सही बात है सर। साल के शुरू होने में ही टैक्स प्लानिंग इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए तो सही बात है, जी। लेकिन ऐसी कौन सी आदतें हैं इन्वेस्टमेंट में या खर्चों में जो हमें पहले से ही शुरू करनी चाहिए? मतलब सी एक ना 50-30-20 एक रूल है। तो आपका जो जितना इनकम है ना, एक एग्जांपल के लिए 1 लाख हम इनकम कंसिडर करते हैं, तो उसमें 50% जो है इनकम वो आप स्पेंड कीजिएगा आपके ज़रूरतें, नीड्स पे, जो कि भाई बेसिक रिक्वायरमेंट आपको है। 50% पैसा आप उसमें निवेश कर दीजिएगा। 30% जो है वो आपके इच्छाएं या शौक जो है, जैसे आप मॉल में जाइए, वो भी लाइफ में चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन रिमेनिंग 20% जो है वो आपके इन्वेस्ट ही होने चाहिए। तो बेसिक सिंपल रूल 50-30-20। आप 1 लाख कमा रहे हो तो 20,000 रुपए आपके इन्वेस्ट होने ही चाहिए। और अक्सर आज की दुनिया में लोग उल्टा कर रहे हैं कि जैसे पैसे आता है, जब नेक्स्ट सैलरी जमा होती है उसके पहले तो उनका बैंक अकाउंट खाली हो रहा है। तो ये बहुत गलत वे कर रहे। पता नहीं आजकल एक माइंडसेट ऐसे बन गया है लोगों का कि मैं आज हूँ कल नहीं, तो मैं आज ही एंजॉय कर लूँ। बट ऐसे नहीं है, आपको आपके साथ आपके परिवार का भी सोचना चाहिए। राइट जगह पे आप इन्वेस्ट करोगे तो वही पैसा आपके फैमिली के लिए, हेल्प के लिए आने वाला है। तो एटलीस्ट 50-30-20 ये रूल आप मेंटेन रखिए। 20 का प्रोपोर्शन रादर आप बढ़ा सकते हो मैं कहूँगा, बट आज की कंडीशन देख के मैं वो थोड़ा कम रख रहा हूँ। और एक रूल में कहना चाहूंगा कि आप इन्वेस्ट पहले कीजिए, स्पेंड लेटर कीजिए। लोग यहाँ पे ही गलतियां कर रहे कि लोग क्या सोचते, चलो पैसे आए ना, मैं अभी ये स्पेंड कर देता हूँ, ट्रिप्स पे बोलिए यहाँ वहाँ, और कुछ रहा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए। 1 लाख रुपए सैलरी जमा हुई, पहले में मेरे 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के जो है वो कुछ भी हो जाए, SIP, PPF, शेयर्स जो भी हो, मैं वहां पे पहले वो इन्वेस्ट कर दूंगा। रिमेनिंग 80,000 में फिर ये बाकी चीजों के लिए यूज करूंगा। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल आपको हमेशा दिमाग में ध्यान में रखना चाहिए। सर बहुत से लोग अब अपनी फाइनेंशियल जर्नी अच्छे से शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से 5 गोल्डन रूल्स है जो आप उनको फॉलो करने चाहिए? जी सी, अभी ना हम जितने क्वेश्चंस आंसर्स लिए उसमें ये काफ़ी रूल्स हमने डिस्कस किए, लेकिन मैं फिर से 5 रूल्स जो मैं श्रोताओं को कहूँगा आप नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपके काम के हैं सच में। कि सबसे पहला रूल है कि जल्द शुरुआत करें, स्टार्ट अर्ली। मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि टर्म इंश्योरेंस आज की दुनिया में चाहिए ही चाहिए, प्योर टर्म इंश्योरेंस। तो उसमें आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे, जितना यंग एज में आप आपका टर्म इंश्योरेंस लोगे, उतना प्रीमियम आपको कम आने वाला है। तो समझ लीजिए मैं 25 साल का कोई इंसान है, वो अगर आज उसको प्रीमियम आ रहा है 2,000 रुपये, वही वो 30 साल में भी निकालेगा ना, उसके डबल या उससे भी ज़्यादा होगा। और टर्म इंश्योरेंस की एक खासियत है, आपने 25 साल में एक फिक्स कर दिया प्रीमियम, वो थ्रू आउट उतना ही प्रीमियम रहने वाला है। और शुरू करने का और एक इम्पॉर्टेंट कारण है कंपाउंडिंग। मतलब क्या होता है, आपको ब्याज पे ब्याज मिलता जाता है। तो कंपाउंडिंग को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ, मराठी में हम जिसे चक्रवाड़ व्याज कहते हैं मराठी में। तो उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये सच में मैजिकल है, क्योंकि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आप मान लो सिर्फ 2,000 के SIP आप कर रहे हो एवरी ईयर, एवरी मंथ, तो आपका ये केवल आप 20 साल के लिए रखोगे ना। अगर मैं अर्ली एज में करता हूँ स्टार्ट, समझ लो 30 एज में भी, तो हर महीना 2,000 रुपये निकलना सच में मेरे लिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। बट ये आप 20, 25, 30 साल रखोगे, ये 2,000 आपको लाखों या करोड़ों में देता है रिटर्न्स। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो रूल नंबर 1 कि स्टार्ट अर्ली, आपको जल्दी स्टार्ट करना है। सेकेंड इज बीमा, इंश्योरेंस। कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, उनको ना इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। हालांकि बीमा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी और आपके फैमिली की लाइफ सुरक्षित करता है। मैंने इतने मिडिल मैन में काफ़ी एग्जाम्पल देखे हैं कि चलो घर की खेती वगैरह बेची उन्होंने, 10, 15, 20 लाख आ गए, लेकिन घर पे कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार पड़ा, उनके सारे पैसे उसी में चले गए हैं। रादर उनको एडिशनल लोन लेना पड़ा है उनको बीमारी का खर्चा उठाने के लिए। इसी जगह पे अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहता तो कुछ हज़ार आपका प्रीमियम जाता था, 25, 30, 50,000, बट ये 20 लाख का खर्चा आपका पूरा बच सकता था। सिमिलरली टर्म इंश्योरेंस, जो मैंने ऑलरेडी कहा कि लाइफ में, ज़िंदगी में ना सबसे अनसर्टन, अनिश्चित कोई चीज़ है तो वो लाइफ है। कि सच में ये फैक्ट है। आज हम इंडस्ट्री में भी देखते हैं जो काफ़ी यंग है,
जो प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके भी डेथ हो रहे हैं हार्ट अटैक से या वॉटेवर रीजन से। तो लाइफ बहुत ज़्यादा अनसर्टन है, इसीलिए आपको खुद के साथ परिवार का भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस सफिशिएंट अमाउंट का लीजिए। एक रूल है, आपका एनुअल इनकम जितना है उतना कम से कम उसके 10 या 15 टाइम्स टर्म इंश्योरेंस चाहिए। अब जैसे मेरा समझ लीजिए 10 लाख में सालाना कमाता हूँ, तो उसके 15 टाइम्स हो गए 1.5 करोड़। तो या तो मुझे 1 CR या 1.5 CR का कम से कम टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, ताकि मेरे पश्चात, मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली को, मेरे वाइफ को, बच्चों को परेशानियां ना हो। तो ये एक रूल आप आपके लाइफ में ध्यान में रख दीजिए कि इंश्योरेंस सुरक्षा सबसे पहले आती है। सर मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत से लोगों को LIC के बाद कोई इंश्योरेंस होता है या टर्म इंश्योरेंस ऐसा कोई टर्म होती है वो भी नहीं पता होता। ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि इंश्योरेंस जैसे ही हम कहते हैं ना, लोगों के दिमाग में LIC ये वर्ड आता है, क्योंकि वो एक ब्रांड बन गया है और ऑब्वियसली इट इज़ अ गुड ब्रांड। मेरे खुद के LIC में काफ़ी पॉलिसीज है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि LIC एक कंपनी है जो इंश्योरेंस की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। तो इंश्योरेंस मतलब सिर्फ LIC ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दूसरे भी काफ़ी रेप्यूटेड प्राइवेट वाले भी है जो हमें इंश्योरेंस की सर्विस देते हैं। सर टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, एक शॉर्ट में बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? जैसे उनके नाम में ही दिया है टर्म इंश्योरेंस, तो कोई एक ठराविक स्पेसिफिक टर्म तक आपको आपकी लाइफ इंश्योर करता है, ऐसा प्रोडक्ट मतलब टर्म इंश्योरेंस। तो इसमें सिंपल भाषा में क्या होता है, मान लो आज मेरा 30 इयर्स एज है, मैंने एक टर्म सेट की कि मुझे लगता है मैं 75 इयर्स तक रहूंगा, तो मैंने वो टर्म मेरी सेट कर दी कि 75 इयर्स तक मैं अब प्रीमियम भरता जाऊंगा। लेकिन ये 75 साल के पहले अगर मुझे दुर्घटना कुछ हो जाए, तो एक जो स्पेसिफिक सम अश्योर्ड है वो उतना पैसा मेरे फैमिली मेंबर्स को मिलने वाला है। और वो थोड़ी बहुत अमाउंट नहीं होती, 1 करोड़ वगैरह भी नहीं, ज्यादा ही होती है वो। तो जैसे मैंने कहा, जो सालाना 10 लाख कमा रहा है उसने कम से कम 1 से 1.5 CR का लेना ही चाहिए टर्म इंश्योरेंस। और प्रीमियम आप देखोगे तो कुछ हजार ही आता है। तो लोगों को उसमें अब काफी एड ऑन्स है, राइडर्स है। यूलिप करके एक प्रोडक्ट है जो कि यूनिट लिंक्ड रहता है और आपको लाइफ भी अश्योर करता है। इसमें काफी राइडर्स है, मैंने जैसे कहा एड ऑन्स है। वो सोच समझने का, मतलब इंश्योरेंस एक अपना अलग टॉपिक हो जाएगा पॉडकास्ट का, वो इतना बड़ा एक विश्व समंदर है। तो बट आपको लाइफ आपकी और फैमिली मेंबर्स की प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो टर्म इंश्योरेंस आसान भाषा में कि एक स्पेसिफिक टर्म तक अगर कुछ आपको हो जाए तो कंपनी विल टेक केयर कि आपके पश्चात, आपके जाने के बाद वो पूरा पैसा आपके नॉमिनी को या फैमिली मेंबर्स को मिल जाए। और वो अमाउंट जैसे आपने कहा करोड़ों में रहती है। तो वो आपको प्योरली वो मतलब इंश्योरेंस ही होता है, उसमें रिटर्न वगैरह नहीं होते। टर्म इंश्योरेंस मतलब प्योर इंश्योरेंस। अब उसमें अगेन मार्केट रिस्क ये वो उन्होंने काफी एड ऑन्स ऐड किए, क्योंकि रिटर्न ऑन प्रीमियम भी एक कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला है टर्म इंश्योरेंस में। उसका मतलब क्या कि चलो आप 75 तक आपको कुछ हुआ नहीं, तो आपने जितना भी प्रीमियम भरा है हम उतना रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ऑन प्रीमियम। बट लॉजिकली ना आप ये लिख के रखिए कि रिटर्न ऑन प्रीमियम लेने में कुछ पॉइंट ही नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो रिटर्न ऑन प्रीमियम नहीं लिया तो 15,000 प्रीमियम है। रिटर्न ऑन प्रीमियम लेने के बाद मेरा प्रीमियम 15 से 20,000 हो जाएगा, मतलब 5,000 में एक्स्ट्रा पे करूंगा। और मैं 75 साल तक भरते आ रहा हूँ, मुझे जितना प्रीमियम भरा है वो उतना ही रिटर्न देने वाले हैं मुझे। तो इट इज यूजलेस। वो एड ऑन लेने से अच्छा 5,000 तो SIP पे लगा दीजिए, वो आपको अच्छे रिटर्न दे देंगे। तो रिटर्न ऑन प्रीमियम, ये जो कुछ अननेसेसरी राइडर्स है जो कंपनी ने लोगों पे छोड़ दिया है, दे आर नॉट कंपलसरी, बट लोगों को वो अट्रैक्टिव लगते हैं कि लोगों को लगता है यार मैं 75 साल तक जिंदा रहा तो मुझे तो एक पैसा भी नहीं मिलने वाला है, उससे अच्छा मैं रिटर्न ऑन प्रीमियम लेके चलो जितना भरा है उतना तो ले लूं। बट यहाँ पे वो कंपाउंडिंग और टाइम वैल्यू सोच ही नहीं रहे। क्योंकि 75 साल बाद आप उनके ये अमाउंट का वैल्यू कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी, कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी। आप 10 साल पहले देख लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट, वड़ा पाव हम हमारे स्कूल के टाइम में लिटरली 2 रुपए 3 रुपए में खाते थे, आज 20-30 रुपए तक हुआ है। दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो अनदर एग्जाम्पल इज मूवी टिकट्स। हम हमारे पेरेंट्स से बात करते हैं तो उन्होंने 60-70 पैसों में मूवी टिकट देखा है, आज तो 70 रुपए में भी मूवी टिकट नहीं है। और ये फैक्ट है, दिस इज व्हाट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पे कंपाउंडिंग का रोल प्ले होता है। तो आप आपके पैसों को काम में लगाओ कि वो आपके लिए अर्निंग स्टार्ट करे। और इसमें एक और बात भी होती है सर, मैंने नोटिस किया है कि बहुत से सारे लोग 60 तक या 75 तक, लेकिन आजकल हमारा लाइफ स्पैन बढ़ गया है। एवरेज लाइफ
बढ़ गई है, तो 80 तक या 85 तक लेने चाहिए या नहीं? यस, वहाँ पे ना मैक्सिमम आप 85 तक, या तो कुछ पॉलिसीज तो ऐसे भी है कि टिल डेथ भी आपको कवरेज देते हैं, तो ऑब्वियसली उस अनुसार आपका प्रीमियम बढ़ता है। तो ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी होगा। जैसे मैंने टर्म पॉलिसी ली 75 ईयर्स तक, तो मुझे लगता है 75 इज अ रैशनल गुड नंबर, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वैरी होगा कम्प्लीटली। तो कुछ लोग 100 साल तक का भी पॉलिसी देते हैं। तो डेफिनेटली आपको आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हेल्थ, आपकी इच्छा शक्ति, ये सब देख के आपको वो टर्म डिसाइड करनी है। और एक ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने गोल्डन या 5 रूल्स पूछे हैं, तो और एक उसमें आपको कर्ज मतलब लोन से बचना है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, एक कॉल आता है वन फाइन डे कि सर आपको 5 लाख का प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा है। कोई भी प्राइवेट इनसे इंस्टीट्यूशन से, मैं नाम नहीं लूंगा स्पेसिफिकली, बट 5 लाख 10 लाख का विदाउट डॉक्यूमेंट, और वो लोन बाकायदा देते भी है। तो मैं क्या सोचता हूँ, या कोई भी आम इंसान, कि चलो ना ठीक है ना, इंटरेस्ट जा रहा है, अननेसेसरी ये लोन्स का इतना जाला बढ़ जाता है आपके लिए कि आप उसमें, वो एक दलदल है, आप उसमें फंस जाते हो लिटरली। एंड सेम विथ क्रेडिट कार्ड, कि आप अगर प्रॉपरली वो मैनेज कर सकते हो तो ही क्रेडिट कार्ड लीजिए, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड में भी फंसने वाले बहुत लोग हैं। लिटरली वो आज दूसरा लोन लेके क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हाईएस्ट इंटरेस्ट लेता है। इसलिए आपको डे मिस करना ही नहीं है। तो सिंपल रूल, आप अगर ठीक से मैनेज कर सको तो ही क्रेडिट कार्ड लो, अदरवाइज उससे दूर रहा हुआ ही अच्छा। तो ये एक गोल्डन रूल है कि आप कर्ज से मतलब लोन से बचिए, डेट जितना कम होगा उतना बर्डन आपसे कम होगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में ये आपको सोच विचार करना है, क्योंकि आजकल आप एप्स भी बहुत आए हैं जिसमें आपको इंस्टेंट मनी मिलता है। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, 3 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसे और जो कि अच्छी खासी अमाउंट, 5 लाख 10 लाख, लेकिन उसमें वो प्रोसेसिंग फी कितना ले रहे, इंटरेस्ट कितना ले रहे, तो वो आपको सभी स्टडी करके अभ्यास करके वो डिसीजन लेना चाहिए। तो कर्ज में या लोन में आप मत अटकिए। और डाइवर्सिफिकेशन पे तो मैंने बताया ही है कि वो एक रूल आपको दिमाग में रखना ही है कि हर एक जगह पे आप डाइवर्सिफाई कीजिए। और लास्ट 5वां गोल्डन रूल में बताना चाहूँगा कि आप खुद भी इसमें सीखिए, ब्लाइंडली किसी पे भी आप फेथ मत रखिएगा। और चादर उतनी ओढ़नी चाहिए कि भाई उतनी उसकी लंबाई हो, तो पैर की जितनी लंबाई उतनी चादर ओढ़ी है। तो एक मराठी में एक है, देखिए कि नाकापेक्षा मोती जड़। तो वैसे नहीं कंडीशन होना चाहिए कि आपका लोड इतना बेयर कर सकते हो आप और उससे ओवरलोड आप कुछ लो, तो फिर वो निवेश हो या लोन हो, कोई भी एक लिमिट तक अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो वो आप ही के लिए हानिकारक रहने वाला है। और स्टार्ट अर्ली, और एक एक कहावत है कि बूंद बूंद मिलने से बनता एक दरिया है, और बूंद बूंद सागर है, वरना ये सागर क्या है। तो बेसिकली ये ड्रॉप्स मिलके ही एक विशाल समंदर बनने वाला है। अगर आप रातों रात सोच रहे हो कि मैं एक बड़ा समंदर तैयार करूं या मुझे मिल जाए, ये संभव नहीं है। फिर वो समंदर में आप कब डूब जाओगे आपको ही पता नहीं चलेगा। तो स्टेप बूंद बूंद से आपको वो एक्यूमुलेट करना है। सर, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि ये तो सही है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वगैरह, बचत करनी चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना होता है। तो ऐसे कुछ सीक्रेट टिप्स बताइए ना कि रातों रात नहीं, लेकिन हम अच्छे से कमा सकते हैं सालों में। बिल्कुल। तो पहले तो हमें ग्रीडी नहीं रहना है। ग्रीडी मतलब क्या कि लोभी, परफेक्ट वर्ड। तो लोभी हमें रहना नहीं है। जैसे आपने कहा रातों रात अमीर बनना है, तो ये पॉडकास्ट देखिए मत, क्योंकि ये फिर आपके लिए बना नहीं है, क्योंकि ऐसे होता ही नहीं है। रातों रात अगर अमित बनना है आपको, तो आप तो कुछ गलत मार्ग पे जाओगे या आप खुद ही उसमें फंस जाओगे। तो सबसे पहला रूल, डिसिप्लिन रखना है आपको, कि एक डिसिप्लिन में एक डेट पे मैं उतना इन्वेस्ट करूंगा ही करूंगा, फिर मैं मेरे बाकी खर्चे भले ही कम कर दूं जो अननेसेसरी है, मैं एक आधी ट्रिप कम कर लूंगा, बट वो पैसे मैं इन्वेस्ट करूंगा। और एक कि आप में धैर्य रहना चाहिए, मतलब पेशेंस चाहिए ही चाहिए। आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि नहीं मैं अभी डाला हूँ, मुझे 3 महीने में ही इतना रिटर्न चाहिए, देन इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आपको कम से कम लॉन्ग टर्म जब हम बोलते हैं तो वो 3 साल 5 साल, ये आइडियल उसकी रेंज रहनी चाहिए। और इतना अच्छे प्रोडक्ट्स है मार्केट में, जो कुछ गवर्नमेंट के है, SIP है, म्यूचुअल फंड है, डायरेक्ट शेयर्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे ब्लू चिप कंपनीज देख के। सच मानिए, आप अगर 5 साल के बाद देखोगे वो रिटर्न्स देख के आप शॉक्ड हो जाओगे कि सच में ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेहतरीन
ड्यू टू कंपाउंडिंग, ड्यू टू मार्केट कंडीशन, इंडियन इकोनॉमी अपनी बहुत पॉजिटिव वे में जा रही है। आप लॉन्ग रन में, मैं तो कम से कम 5 साल बोल रहा हूँ, आप जितना ये टेन्योर बढ़ाओगे उतने रिटर्न्स आपके बढ़ने ही वाले हैं। तो बेसिकली पेशेंस एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि आज की जनरेशन में या आज के लोगों में सच में कम है, बट ये आपको बिल्ड करना पड़ेगा अगर आपको सच में अच्छा कॉर्पस बनाना है, अच्छी इन्वेस्टमेंट बनानी है तो। तो ये थे अनिरुद्ध राठी सर। सर ने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि हमें टैक्स कैसा बचाना चाहिए, सर ने हमें यही बताया कि हमें कंसिस्टेंसी कैसे रखनी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट में या बचत में। तो इससे हमें यही पता चलता है कि लास्ट मोमेंट पे जाग के कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें कंसिस्टेंटली अगर हमने प्रयास किया तो हम बहुत अच्छा अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और हमारे मनी मैस्ट में इतना अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन देने के लिए थैंक यू सो बिल्कुल, मच। थैंक यू सो मच। और श्रोताओं को मैं समझता हूँ 5-10% भी इसमें वैल्यू एडिशन रहेगा तो हमारा ये पॉडकास्ट करने का मकसद पूरा हो जाएगा। जी। और जो देखने वाले 5-10% क्या, ये तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, डेफिनेटली वैल्यू एडिशन होने ही वाला है, ये मुझे समझ में आ रहा है। और अगर आपके भी ऐसे कुछ प्रश्न हैं तो हमें कमेंट में बताइए, हम इसका अलग सेगमेंट ले सकते हैं और सर से और ज़्यादा मार्गदर्शन ले सकते हैं। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।